तो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य। और काफ़ी दिनों से लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर हमें लोन लेना है, लोन लेना है, तो लोन के लिए कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि लोन के बारे में भी थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उन सब के बारे में। तो आज का ये जो पहला वीडियो है लोन से रिगार्डिंग, ये है हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला टॉपिक का वीडियो कि होम लोन अगर आपको लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सैलराइड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, बिजनेस क्लास के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, और आपको घर खरीदना है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, घर बनाना है मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, फ्लैट खरीदना है, ठीक है, प्लॉट खरीदना है, तो ये हर एक की चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं यही हम इन वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट हाउस अगर आपको खरीदना है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल डॉक्यूमेंट्स वो सभी को लगते हैं। तो जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला है अप्लीकेशन फॉर्म जो होता है आपका, जो होम लोन का अप्लीकेशन फॉर्म होता है बैंक से। तो वो एसबीआई का अप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि हम एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसबीआई का अप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा विथ 3 फोटोग्राफ्स। 3 फोटोग्राफ्स लगते हैं फॉर्म पे, 2 4 और रख लीजिए फोटोग्राफ, काम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या लगेगा, तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, ये कोई भी 4 में से एक आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ हो जाता है। और अगर एड्रेस प्रूफ है तो एड्रेस प्रूफ में आपको एमएससीबी का बिल, टेलीफोन बिल, रेशन कार्ड, एम्प्लॉयर कार्ड, आईटीएसएस ऑर्डर, ये लगता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ और आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए काम में आता है। बशर्ते आधार पर जो एड्रेस होता है वो वही एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि जब सर्वे होता है, चेक करने के लिए आते हैं, तो वही एड्रेस चेक करते हैं। उसी वजह से जो एड्रेस प्रूफ मांगा गया है, ये जो मैंने आपको बताया 4 5 डॉक्यूमेंट्स, उसमें से कोई भी अगर आपका एड्रेस प्रूफ है जो मतलब जो एग्जैक्ट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, इनमें से कुछ है तो वो आप सबमिट कीजिए। उसके बाद बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, आपका 6 महीने का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगता है। और ये अकाउंट वही होना चाहिए जिसके ज़रिए आप जो भी बिल्डर को है, जो खरीदने वाले हो घर, या फिर जिसके भी जिसे भी जो सेलर है उसके जो पैसे देने वाले हो, इसी अकाउंट के थ्रू होने चाहिए। उसके लिए उसी अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट आपका लगता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस लोन अवेल्ड, मतलब इसके पहले अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, कार लोन, कुछ भी लिया है, तो वो जो डिटेल है वो आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें उन अकाउंट्स की वो जो क्लोज हो गए हैं तो उसका एक एनओसी मिलता है। हर अकाउंट जब क्लोज होता है उसका एक एनओसी रहता है, तो वो एनओसी की कॉपी लगा देंगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये तो जनरल डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको फॉर्म भर के वगैरह फ़ोटो वोटो लगा के देने पड़ते हैं, ये जनरल डॉक्यूमेंट हो गए। अभी आपके जो है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसमें क्या क्या लगता है, सैलरी स्लिप, 3 महीने का सैलरी स्लिप आपका लगेगा, फॉर्म 16 या फिर आईटी रिटर्न्स। तो आपको जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो सैलरी का फॉर्म 16 एक मिलता है जिसमें आपके पूरे सैलरी के डिटेल्स होते हैं, ये हर साल हमें मिलता है, मई या जून में हमें मिल जाता है ये, ठीक है। तो ये फॉर्म 16 2 साल का है जो आपको लगेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका जॉब है वहाँ का एक आपका सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि सर्वे होता है तो वहाँ पे भी चेक किया जाता है कि आप सही में वहाँ पे जॉब कर रहे हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ आई कार्ड, मतलब जो आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो उसका एक आई कार्ड होगा, उसका एक जेरोक्स लगता है, ठीक है। ये हो गए सैलरीड पीपल के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे। तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जब भी आप इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना या फिर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप बनाना चाहते हो हाउस, तो वो हाउस का जो जो एरिया है वो आपके नाम पे चाहिए। तो सबसे पहले सेल डीड, सेल डीड या फिर एग्रीमेंट टू सेल, जो सेल डीड होता है मतलब जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है उस वो आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके नाम पे होना चाहिए वो, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो जो बेच रहा है उसके नाम से वो होना ज़रूरी है। उसके बाद सिटी सर्वे म्यूटेशन कॉपी, मतलब जो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट होता है लैंड रिकॉर्ड्स का,
उसमें जो आखिरी पत्रिका रहता है, प्रॉपर्टी कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम होना चाहिए। अगर आप बनाना चाहते हो खुद का घर तो वो जगह आपके नाम पे होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, या फिर जिससे खरीदना चाहते हो तो उस पर उसका नाम होना चाहिए। तीसरा है रिसेंट टैक्स रिसिप्ट, मतलब जो कॉरपोरेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे नागपुर में है नागपुर महानगर पालिका, ठीक है, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसका घर का टैक्स का एक रिसिट आता है। तो हर हर साल हम टैक्स भरते हैं, 6 महीने में, 1 साल में। तो वो जो टैक्स रिसिट होता है उस पर हमारा नाम चाहिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उस टैक्स रिसिट पे आपका नाम होना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हो तो सेलर जिससे खरीद रहे हो आप, उसका नाम उसमें होना चाहिए, ठीक है, उसके नाम पे वो टैक्स रिसिट होनी चाहिए। सैंक्शन प्लान कॉपी, मतलब जो प्लॉट है आपका, अगर प्लॉट पे घर बनाना चाहते हो, घर का प्लान जिसे कहते हैं, वो सैंक्शन होना चाहिए ज़रूरी। वो एक तो एनएमसी से रहेगा या फिर एनआईटी से रहेगा, ठीक है, वो सैंक्शन प्लान होना चाहिए। और उसके बाद आरएल लेटर, अगर आपका प्रॉपर्टी रेगुलराइज हो गया है तो उसका एक आरएल लेटर मिलता है एनआईटी से या फिर एनएमसी से। एनआईटी बोले तो नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मैं अभी नागपुर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जहाँ पे रहोगे वहाँ पे उस जगह का जो भी रहेगा कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो नागपुर में एनआईटी से मिल जाता है आपको आरएल लेटर, या फिर एनएमसी से, जो जो एरिया में आपका प्लॉट आता है उस हिसाब से। उसके बाद एस्टिमेट फ्रॉम आर्किटेक्ट एंड स्टेज वाइज समरी, मतलब अगर आप जैसे घर बनाना चाहते हैं तो आप कितने फ्लोर का घर बनाओगे, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो कितने फ्लोर का आपका घर रहेगा, उसके हिसाब से एक एस्टिमेट बनता है, जितना अमाउंट आर्किटेक्ट आपको लिख के देता है। और वो जो एस्टिमेट होता है उसके भरोसे में आपको 90% 80% जो भी मार्जिन है उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो वो एस्टिमेट बहुत ज़रूरी है आर्किटेक्ट की तरफ से, क्योंकि उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। और फिर एनओसी फ्रॉम एनआईटी, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह है तो वो आपको सॉर्ट आउट करके पहले एनओसी लेना पड़ता है। अगर आपके ऊपर के डॉक्यूमेंट क्लियर है, सेल डीड हो गया, सिटी सर्वे, आरएल लेटर वगैरह, अगर आपके प्लॉट जो है वो लीज में आते हैं, एनआईटी की लीज में, यहाँ पे नागपुर में मैं बता रहा हूँ, एनआईटी की लीज में अगर प्लॉट आते हैं तो उसमें जो लीज लेटर है वो लग जाता है। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास होगी तो ये सब डॉक्यूमेंट आप बैंक में ले जाके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे नहीं, ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। अब इसके बाद आप पूछोगे कि खर्चा कितना आएगा, तो इसमें ऐसा है कि एक टाइटल क्लियरेंस एंड सर्च रिपोर्ट के पैसे लगते हैं, जो एडवोकेट की फीस रहती है 4000 रुपीज़, वो एडवोकेट को जाता है। उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालना पड़ता है, उसके लिए लगता है 1770 रुपये। तो ये 4000 एंड 1770, 1770 रुपीज़ का दो अलग अलग चेक आपको देने होते हैं। और इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको मॉर्गेज रखना पड़ता है, एग्रीमेंट विद बैंक रखना पड़ता है, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्रीमेंट विद बैंक। तो ये 0.3% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड 0.5% ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लोन अमाउंट, इसका ये देना पड़ता है। तो ये जो है ये फाइनल जो होता है जब आपका लोन अमाउंट वगैरह, तो उस समय आपको ये देने होते हैं। तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। और ये हाउसिंग लोन के लिए बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। तो ये सभी के सभी आपके डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने, जनरल डॉक्यूमेंट्स, देन सैलराइट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो, और प्रॉपर्टी के कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान से अपना पूरा सेट बना लेना है और इसके ज़रिए आपको बैंक में अप्लाई करना है। तो ये जो इसका टाइम कितना लेगा, एक हाउसिंग लोन होने में कितना टाइम लगता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर है तो 15 दिन के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, सर्वे वगैरह लेके सब कुछ, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ तकलीफ़ है तो फिर आपको शायद घूमना पड़ेगा, बट जितना मैंने बताया है वो अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पार्ट एकदम क्लियर रहेगा। आपका लोन अमाउंट डिसबर्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक कि जो वीडियो मैंने बनाया, जो बताया है आपको, वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर ठीक है, इस हाउसिंग लोन के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो भी आने वाला है वीडियो, उसमें मैं और भी कुछ बातें बताने वाला हूँ। फ्लैट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और प्लॉट वगैरह के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक करके रखिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।